तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजिंग एंड टिश्यू के बारे में। टिश्यूज एजिंग के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टिश्यूज का तो ये चैप्टर ही है। ठीक है। एज मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर, एजिंग टेक्स प्लेस एट द सेलुलर लेवल, but of course is apparent in the group of cells we call tissue. In muscle tissue, for example, the proteins that bring about contraction deteriorate and are not repaired or replaced. The same is true of collagen and elastin. The proteins of connective tissue such as dermis of the skin, other aspects of the aging of tissue will be more meaningful to you in the context of the function of organs and systems. So we'll save those for the following chapters. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक टिश्यू को एजिंग आएगी। इस जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सिस्टम वाइज होगा ऐसा। सिस्टम वाइज जैसा कि आपका एग्जांपल लीजिए, मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, यानी हाथ को नजदीक करने के लिए, रिलैक्सेशन दूर करने के लिए, जो भी प्रोटीन्स जिम्मेदार है, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो आपको डिटोरिएट हो जाते हैं और वो रिपेयर नहीं हो पाते और ना रिप्लेस हो पाते। इस वजह से मसल क्या हो जाता है, आपका एज्ड हो जाता है। उतनी एनर्जी जो यंग में होती है वो ओल्ड एज में नहीं हो पाती, जिससे आप उससे वर्क ले सके। ठीक है। और डिटेल हम लोग एज ए चैप्टर, एक एक चैप्टर जैसा जैसा पढ़ेंगे हम लोग, उस पर हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा समराइज करेंगे। समराइज करके हमारे लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। टिश्यू का चैप्टर हमारा हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं आज के समरी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये टिश्यू समरी, देखिए पूरे चैप्टर का समरी है। टिश्यू जो कहते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर फंक्शन हो। ये दो होना जरूरी है टिश्यू कहलाने के लिए। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। जो ग्रुप हो, इन दोनों का अगर ग्रुप मिलके बन रहा है, इसको हम कहेंगे टिश्यू। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है। एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मसल है एंड नर्व है। तो 1 2 3 4 टाइप ऑफ टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल में बहुत सारे टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें असल जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है आपको लाइनिंग और आउटर कवरिंग, ये दोनों के लिए यूज होता है एपिथेलियल टिश्यू। यानी कोई भी ऑर्गन, जैसा कि मैंने बताया था, स्टमक ले लीजिए आप। स्टमक का इनर पोर्शन, स्टमक का आउटर पोर्शन आपको एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ मिलेगा। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ मिलेगा। आइए इसमें टाइप्स देखते हैं। देखिए 4.1, 4.2, 4.3 में इसकी पूरी डिटेल्स है। ठीक है। और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल के माने मैंने बताया था कि सिंगल लेयर होता है। स्क्वेमस के माने मैंने बताया था कि फ्लैट होता है, फ्लैट सेल्स, वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल। ये थिन भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं। ये कहाँ कहाँ है, एल्वेलाई में है और कैपिलरीज में। एल्वेलाई कहाँ पे है, लंग्स में है। लंग्स का जो एंड पार्ट है उसको हम एल्वेलाई कहते हैं। और कैपिलरीज भी हमारे जो आर्टरीज और वेन्स जो है ना, उसका टर्मिनल पार्ट, एंड पार्ट को हम कहते हैं कैपिलरीज। उसके बाद आइए स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रैटिफाइड में आपको स्क्वेमा, ये फ्लैट सेल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा लेयर्स मिलते हैं, मल्टीपल लेयर्स मिलते हैं। ठीक है। फ्लैट सेल्स, तो ये क्या बन गया आपका स्ट्रैटिफाइड। इसमें माइटोसिस बहुत ज्यादा, ये नीचे के लेयर में माइटोसिस यानी लेयरिंग चेंज होते रहती है। ठीक है। माइटोसिस होते रहता है। ये कहाँ पर है, एपिडर्मिस, हमारे स्किन में। ठीक है। और इसी तरह लाइनिंग ऑफ माउथ में, हमारे जो माउथ है
मुंह है उसके अंदर, और खाने की नाली जो है इसोफेगस, उसमें वेजाइना में यानी फीमेल जेनेटाइल ऑर्गन में। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैथोजेंस को रोकने के लिए। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस आपको एल्वेलाई और कैपिलरीज में मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस आपको मोस्ट ऑफ द एंटरिंग पोजीशन में, जैसा कि हमारे माउथ है, इसोफेगस है, वेजाइना है, यहाँ पे मिलेगा। ट्रांसिशनल स्ट्रैटिफाइड्स, yet surface cells are rounded and flattened when stretched। तो यहाँ पे ट्रांसिशनल स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटिफाइड डबल लेयर की तो है, मल्टीपल आपको इसमें मिलेंगे। ये होंगे राउंड शेप, लेकिन जब स्ट्रेच हो जाएंगे ये फ्लैट बन जाएंगे। ठीक है, पहले होंगे ऐसा है, ये हो जाएंगे ऐसा। क्यों होंगे? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इसी तरह बनाई गई, जैसा कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारी जो पेशाब की थैली है जिसमें पेशाब आपके स्टोर हो जाता है, वो देखिए आप क्या होता है, ट्रांजिशनल स्ट्रैटिफाइड होता है। देखिए हमारा ब्लैडर इस तरह होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन जब फिल हो जाता है तो इधर स्ट्रेस हो जाता है, ताकि यूरिन जो है आप कंट्रोल कर सके विद इन कुछ लिमिट तक। लेकिन जब बार बार ऐसा कंट्रोल करते 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 क्या होता है, ये स्ट्रेस की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो जब आप एजिंग होते 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 क्या आता है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब निकल जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल में हम लोगों ने सिंगल लेयर होगा और क्यूब शक्ल का होगा। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड में होता है आपको, और सेलेवरी ग्लैंड्स में होता है, और किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है। थायराइड ग्लैंड में ये फंक्शनल पार्ट है जिससे आप थायराइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स में सीक्रेट्स ऑफ सलाइवा। किडनी ट्यूब्स में जो मटेरियल आपके यूरिन में जा रहे हैं उसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए आपको किडनी ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार ये सिंगल होंगे और साथ में ऐसा कॉलम की तरह होंगे, इसकी सेल्स देखने में ऐसा नजर आएंगे। ये कहाँ पर है? स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है। ठीक है, इसके पास माइक्रोविलाई होता है ताकि अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, स्टमक के पास लाइनिंग में है, अंदरूनी हिस्से में, ये स्टमक है अंदर के हिस्से में है, ताकि यहाँ से न्यूट्रिशन जो भी है उसको सॉरी, जो भी हमारे डाइजेशन के लिए जो सीक्रेशन की जरूरत होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, सीलिएटेड, सीलिएटेड कॉलमनार, यानी ये कॉलमनार तो होते हैं लेकिन यहाँ पे सीलिया होता है इनको, इस तरह कंघी की तरह। ये का काम क्या करता है? ये ट्रेकिया में होता है ताकि आने जाने वाले चीजों को पोछा मारे, पोछा मार के भेजे अंदर। हवा आया, हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन में अगर कुछ एनवायरमेंट में कुछ बैड मटेरियल्स है तो उसको रोके, ताकि हमारे लंग्स में ना जा सके। इसी तरह फैलोपियन ट्यूब्स, ये ओवम को आगे बढ़ाने के लिए, ये प्रेगनेंसी ठहराने के लिए मदद करता है। हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए रहते हैं। इसमें यूनिसेल्युलर होते हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, जैसा कि गोबाल्ट सेल्स, जैसा कि गॉबलेट सेल्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। इसी तरह मल्टी सेलुलर, ये है मेनी सेल्स। ठीक है, मेनी ग्लैंड्स होते हैं जैसा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, इसको पाइप होता है, ये सेल्स समझिए आप, इस तरह सेल्स खुद एक रास्ता बनाएंगे जिससे पाइप निकलता है, पाइप से फिर किसी ऑर्गन में या ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, डायरेक्टली इनटू ब्लड सेल्स। ठीक है, इसको डक्ट नहीं होता जैसा कि थायराइड ग्लैंड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू में, इतने सारे चीजें पढ़ा था पूरे। आप लोग 7 चीजों को याद रखना जरूरी है, वो क्या है, वो कहाँ पर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उसमें, जो उसके लिए कारण बनते हैं। जैसा कि ब्लड है, ब्लड हमारा एक प्लाज्मा से यानी मोस्ट ऑफ द लिक्विड पार्ट को
प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड में ही आप क्या होगा, बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। तो उसे कौन से मिलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम ऑक्सीजन को लेके जाना, डब्ल्यूबीसी का काम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना बाहर की चीजों से, और प्लेटलेट्स का काम प्रिवेंट ब्लड लॉस। ठीक है, क्लॉटिंग कराना, ब्लड के अंदर रहा तो क्लॉटिंग से बचाना, ब्लड के बाहर आए तो क्लॉटिंग कराना, ये इसकी खासियत है प्लेटलेट। एरियोला, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपके खासकर वाइट ब्लड सेल्स से बने हुए होते हैं, और हमारे स्किन के बिलो भी ये पाया जाता है, ताकि आपका स्किन क्या हो, इलास्टिसिटी मौजूद हो इसमें। उसके पास हम लोगों ने देखा एडिपोज टिश्यू, जिसमें हम लोग फैट डिपॉजिट होता है, ये स्किन के दूसरे लेयर के नीचे होते हैं, ताकि हमें शॉकिंग अब्जॉर्ब से बचाने के लिए और स्टोर एनर्जी के लिए, और ख़ासकर बहुत सारी चीज़ों को, या फिर हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस जो हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, जैसा कि हमारे टेंडांस से, लिगामेंट्स से। टेंडांस जो मजल्स, मजल्स को अगर बोन से जुड़े हुए रहना है तो ये लिगामेंट्स होंगे, टेंडांस ने। टेंडांस आपको दो बोन्स को, यहाँ पे गलत हो गए, दो बोन्स को जोड़े हुए रखता है। लिगामेंट आपको मजल और बोन को जोड़े रखता है। ये दोनों को जोड़े के रखने के लिए लिगामेंट की जरूरत है, दोनों हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए टेंडन की जरूरत है। और इसको ब्लड सप्लाई भी नहीं होता, स्लोली हील होते हैं ये लोग। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ये कहाँ पर है, आर्टरीज में और एल्विलाई में है, ताकि ये जब भी ब्लड प्रेशर बढ़े तो ये इलास्टिसिटी बढ़ जाए इसकी, और जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो सके। इसकी वजह से बोन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑस्टियोसाइट से बनते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, कोलेजन से बने हुए होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है इसको, रैपिड हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इनके पास रेड बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, जैसा कि हम गिरने से, पड़ने से, सपोर्टिव होता है, हर चीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है। कार्टिलेज, ये आपको बोन टू बोन कनेक्शन से रोकता है, ये कॉन्ड्रोसाइट से, प्रोटीन से बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसके अंदर आपको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये फ्रिक्शन से रोकता है। कहाँ कहाँ पर है, हमारे नाक के पास, हमारे कान के पास, ट्रेकिया के ओपनिंग के पास, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी है वहां पर, ताकि अब्जॉर्ब कर सके, शॉक अब्जॉर्ब दोनों घुटनों के दरमियान। तो ये सब चीजें आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू। अब हम डिस्कस करेंगे मजल टिश्यू। मजल्स में आपको स्केलेटल मिलेंगे, स्मूथ मजल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स है जो हड्डी से जुड़ी हुई है, वो स्ट्रेटिएटेड होते हैं और वॉलेंटरी होते हैं। ठीक है यानी आपको इसका इख्तियार है, आप चाहे तो इससे वर्क लें, नहीं तो इसको रेस्टिंग करें। इसको हर एक नर्व इसको कनेक्ट होता है, और नर्व क्या करता है, अपने इम्पल्स देता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको आप अपने अंडर में नहीं ले सकते, ये अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, कार्डियक सेल्स, हार्ट सेल्स भी क्या है, आपको आपके अंडर नहीं होती, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। और नर्व इम्पल्स, जैसा कि स्मूथ मसल्स को हमारे नर्व इम्पल्स ब्रेन से मिलता है, लेकिन कार्डियक को ब्रेन से नहीं मिलता, बल्कि उसी के पास खुद इम्पल्स होते हैं, ताकि ताकि क्या कर सके, खुद ब खुद वो जनरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू में सेल्स में, नर्व के सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के पास एक्सॉन होता है, दुम होता है, सेल बॉडी होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं। तीनों का काम अलग अलग होता है। ये आपका एक्सॉन रहा, या आपके डेंड्राइट्स रहे। डेंड्राइट्स आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे लेके जाने के लिए काम करता है। इंफॉर्मेशन को कैच करने के लिए एक्सॉन काम करता है। इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है तो सेल बॉडी काम करता है। अब इससे सिनेप्स होता है, यानी एक सेल न्यूरॉन,
न्यूरो सेल से दूसरा न्यूरो सेल कनेक्ट होने के लिए बीच में एक सिनैप होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से उसको कैच कर जाता है। ये अगर सही चलते रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा और ये रिसीव नहीं करेगा तो न्यूरो डिसीजेस हो सकते हैं। न्यूरो डिसीजेस ऐसे ही होते हैं जिसमें पैरालाइज है, आप वहां से सिग्नल तो जाते रहता है, लेकिन ये सेल के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि ये सेल्स को ये सिग्नल्स ले सके, न्यूरो। तो इसके जरिए से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इलाज करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रेडियो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अप्लाई करते हैं, हिजामा करते हैं, एक्यूपंक्चर में भी यही काम होता है। यहाँ पे एक्यूपंक्चर करके इस नर्व को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, न्यूरोलजिया होते हैं, स्कैम सेल्स होते हैं। न्यूरोलॉजी आपको सीएनएस में दिखेंगे। हाँ, न्यूरो अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलेंगे, और पेरिफेरल में आपको हमारे बॉडी के नर्व्स मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स ये क्या करते हैं, सेंसेशन को, मूवमेंट को, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी को, फंक्शंस, लर्निंग एंड मेमोरी, ये सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। उसके बारे में हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, सीरियस मेम्ब्रेन, थोरैसिक कैविटी, पेरिकार्डियल सैक, एब्डोमिनल कैविटी, इसके बारे में देखिए आप लोग। ठीक है, फिर आगे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में देखा, कनेक्टिव टिश्यू बनता है इसके बारे में देखा। ठीक है, तो इतनी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, टिश्यूज के चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ से सिस्टम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब देते क्या देंगे आप लोग। ये फ्रेंड सफर से न्यू इंजरी, यानी एक दोस्त है, उसको घुटने में जख्म हुआ, डैमेज हो गया उसका हड्डी, उसका कार्टिलेज, उसका लिगामेंट। व्हाट कैन यू टेल योर फ्रेंड अबाउट द हीलिंग ऑफ द टिश्यू। आपसे सवाल कि आपके दोस्त ने, आपके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि भाई मुझे हड्डी में चोट लगी, हड्डी के, जब आपने स्कैन किया, जब आपने देखा तो मालूम हुआ कि उसकी हड्डी भी टूट गई, उसका जो कार्टिलेज है वो भी डैमेज हो गया, उसका जो लिगामेंट है वो भी टीयर हो गया। ठीक है, तो उससे क्या मालूम हुआ, आपने, उसने पूछा कि भाई कितने दिन लगेगा मुझे चलने में, नॉर्मली चलने में, तो आपका जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भाई, आप मैसेज करिए, मैसेज करिए, देखिए कौन सही देता है, मैसेज करिए, चैट बॉक्स में चैट करिए। चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चैट बैक में मुझे मैसेज करिए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है।
और कोई जवाब दे रहे हैं? तो चलिए 2 मिनट तो हो गए, दोनों का ही आंसर आया। तो बहरहाल यहाँ पे बोन को ब्लड सप्लाई तो होगा, तो बोन की रिकवरी जल्दी हो जाएगी, लेकिन कार्टिलेज और लिगामेंट्स को टाइम लगेगा हील होने के लिए। तो उसके जो इंजरी है उसके सीवियरिटी पे डिपेंड होगी। अगर सीवियरिटी बहुत माइल्ड सीवियरिटी है तो हील होने के लिए आपको 15 to 20 डेज लगेगा। ठीक है, इसके लिए बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और वो प्लेस को आप क्या करना चाहिए, आप रेस्ट देना ज़रूरी है। बेड रेस्ट कंपलसरी फॉर द पेशेंट विथ नॉर्मल डाइट। ओके, तो ये था आज का चैप्टर टिश्यू, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है? ये प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है? नो नो, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम ही है पेशेंट्स को ऑपरेशन से बताना, ठीक है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स का, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग इसमें कंडीशन ही नहीं लाने देंगे कि इससे हमारे पेशेंट्स को ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मोस्टली विल ट्राई the benefit of the patient to avoid surgery। ओके ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस का भी आंसर लिखिए आप लोग अपने बुक में, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ठीक है? अगर करेक्ट है तो अप्रिशिएट किया जाएगा, अगर रॉन्ग है तो आपकी करेक्शन की जाएगी। ओके, चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।